कर दिया और 6 साल चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, तब इमरजेंसी लगाई गई। और इतना ही नहीं, वो भारत के इतिहास की एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था 12 नवंबर 1969 को, जब उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ दी थी। तो वो अद्भुत प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अपनी पार्टी से निकाला गया, जिन्हें कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गई। और 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टे पर, मतलब निर्णय पर स्टे नहीं दिया, मगर यह कहा कि वो प्रधानमंत्री के रूप में काम करती रह सकती हैं निर्णय आने तक, परंतु वो एक संसद सदस्य के रूप में किसी प्रक्रिया या वोट देने का अधिकार नहीं रखती हैं। उसके बाद इमरजेंसी लगाई गई थी। जिन लोगों को नहीं याद है उन्हें याद रखना चाहिए। और यह इमरजेंसी ऐसे ही नहीं लगाई गई, उससे पहले के 7-8 साल के घटनाक्रम देखिए तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि उत्तरोत्तर हो क्या रहा था। कम से कम भारत में 3-4 बड़े नेताओं की रहस्यमय मृत्यु हुई, जिनकी मौत आज तक सवालों के घेरे में है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, ललित नारायण मिश्रा। ये बातें ऐसे ही नहीं थी। इवन याद करिए, भारत के इतिहास में पहली बार अगर प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठी है भ्रष्टाचार को लेकर तो वो इंदिरा जी के जमाने में नागरावाला कांड। आप में से बहुत से लोगों को यदि ध्यान हो कि नागरावाला वो व्यक्ति था जिसके बारे में कहा गया कि उसने स्टेट बैंक के चीफ को फोन किया कि 1 करोड़ रुपया कैश चाहिए इंदिरा जी की आवाज में, और वो पैसा लेके चला गया। बाद में पता चला तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जेल में उसकी मृत्यु हो गई। ये अपने आप में बहुत संदेह उत्पन्न करता है। और अभी भी जिसको किसी को शक हो तो जाके चेक कर ले कि रशिया के केजीबी के एक पूर्व अधिकारी वसीली मित्रोकिन की किताब है मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2, जिसमें दूसरे भाग में 1960 और 70 के दशक में रशिया की केजीबी ने कैसा कैसा कब्जा किया था उसका पूरा वर्णन है। एक और केजीबी का अधिकारी जिसका नाम है यूरी बेजमेनेव, जो भारत में पत्रकार बन के रहता था 1960 और 70 के दशक में, वो केजीबी का एजेंट था। उसने भी लिखा है कि कैसे कैसे कंट्रोल किया जा रहा था। अब आप देखिए, ये कंट्रोल ऐसे नहीं था। पहले इंदिरा जी ने पार्टी को तोड़ा, वो भारत की पहली अल्पमत की सरकार थी, कम्युनिस्टों ने सपोर्ट किया उनको। कम्युनिस्टों ने 69 में उनकी सरकार को सपोर्ट किया और ऐसा माना जाता है कि वो रूस के इशारे पर किया था। और उस सपोर्ट के बदले में कम्युनिस्टों ने लिया क्या? प्रिवी पर्स खत्म किया गया। उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, फिर पीएसयूज का नेशनलाइजेशन। इसका अर्थ कि पहले समाज में कोई भी ऐसा वर्ग जो राजे रजवाड़ों को मिलता था प्रिवी पर्स, वो समाप्त कर दो, प्रभाव ना रहे। फिर बैंक यानी सारा अर्थतंत्र अपने नियंत्रण में कर लो, फिर पीएसयूज बना के सारी इंडस्ट्री अपने नियंत्रण में कर लो। और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान की आत्मा कहा था कि इसे कभी नहीं बदला जा सकता, उस आत्मा को बदलकर उसमें सेकुलर ही नहीं सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ दिया गया। यानी हमने तो अपनी वल्दियत बदल दी, हमने अपना मूल स्वरूप बदल दिया, हमने संविधान की आत्मा बदल दी। और इसके बाद अथॉरिटेरियन रूल किस प्रकार से आगे बढ़ता चला गया, इसको आप एक और बात भी समझिए। आज के समय में इसकी उल्लेख क्यों जरूरी है? इंदिरा जी ने सबसे पहले जो प्रचंड बहुमत पाया था गरीबी हटाओ के नारे पे। आज जो बहुत से लोग ये कहने के प्रयास करते हैं हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, गरीबों को सही मायने में सशक्तिकरण न करके, उनकी वास्तविक शक्ति न देकर, केवल नारे और जुमलों के आधार के ऊपर जो लोग सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, वो कभी कभी उसी शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग उस ढंग से करते हैं जो इंदिरा जी ने किया था। और फिर वो सिमिलरिटी क्या थी वो भी मैं बताना चाहता हूं। 1973 में भारत के 3 मुख्य न्यायाधीशों को, 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुपरसीड करके जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। और जब उसके जवाब में पूछा गया, ये 73 की बात है, इमरजेंसी से पहले, तो संसद में कहा गया कि किसको मुख्य न्यायाधीश बनाना है ये सरकार का काम है, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन हमारी विचारधारा के साथ है, और कमिटेड जुडिशरी शब्द का प्रयोग किया गया। और यह किस लिए महत्वपूर्ण है मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं। 26 अप्रैल 1942 को ठीक यही वक्तव्य हिटलर ने जर्मनी की संसद रीचस्टैग में दिया था। कोई जाके चेक कर सकता है। उसने कहा कि यदि हमारे कुछ ऐसे जज हैं
उनको समझना चाहिए कि वो देश की सेवा के लिए हैं, देश उनकी सेवा के लिए नहीं। और अगर वो इस समय द नीड ऑफ द आवर, यानी समय की जो जरूरत है या मांग है, उसको नहीं समझेंगे तो मैं हस्तक्षेप भी करूंगा और उन्हें हटाऊंगा भी। कितनी सिमिलरिटी है कि जो 1942 26 अप्रैल को हिटलर जर्मनी की संसद में बोल रहा है और 1973 में इंदिरा जी के जमाने में जो भारत की संसद में बोला जा रहा है। दूसरी सिमिलरिटी आपको बताता हूं। हिटलर का एक बहुत खास सहयोगी था, सबसे विश्वस्त, जिसका नाम था रूडोल्फ हेस। 1934 में नाजी पार्टी का एक बड़ा कन्वेंशन हुआ, बड़ा अधिवेशन। उसमें नाजियों की एक बड़ी प्री फिल्म थी, इसका नाम था ट्रायम्फ ऑफ द विल। उसका मंचन कराया गया। जब वो मंचन समाप्त हुआ तो जोश में आके रूडोल्फ हेस ने पूरे अधिवेशन में नारा लगवाया, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक यही नारा इमरजेंसी के समय इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया लगवाया गया। और यह किसी सामान्य कांग्रेस नेता का बयान नहीं था, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान था, जिसके लिए आज तक किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी है। तो आज भी कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड। आप सोचिए, हम जिस देश को भारत माता मानते थे, उस देश को एक नेता के ऊपर तराजू पे तौल दिया गया, और वह नेता जो कि कोर्ट से दोषी होने के बाद 6 साल के लिए डिबार्ड हो गया था। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं रहा, आज जो लोग ये बातें करते हैं, मूल अधिकार समाप्त हो गए। और मूल स्मरण करके मन में वेदना उत्पन्न होती है। परंतु मैंने कहा कि दूसरा भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि ये ही वो महापुरुष हैं जिन्होंने, हम दुनिया के एकमात्र प्रागैतिहासिक राष्ट्र हैं, वी आर द ओनली सर्वाइविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो अनादिकाल से इस राष्ट्र की यज्ञ की ज्वाला में समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने आहुति दी है अपने जीवन की, समस्त मधुर भावों की। उस वजह से भारत की यह परंपरा अक्षुण्ण चली आ रही है। विस्मय इसलिए होता है कि स्वतंत्रता के बाद भी इसका नाम औरंगाबाद था। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद तक यह रहा। और इतना ही नहीं, इस प्रकार का विचार इस देश में आजादी के बाद दिमागों पे छाया रहा कि दिल्ली में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के नाम के ऊपर सड़कें नहीं थी, मगर लुटियंस जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़कें थी। आप इंडिया गेट का सर्किल घूमिए तो औरंगजेब रोड भी मिलेगी, अकबर रोड भी मिलेगी, बाबर रोड भी मिलेगी, तुगलक रोड भी मिलेगी, शाहजहां रोड भी मिलेगी, हुमायूं रोड भी मिलेगी। जब हमने औरंगजेब रोड का नाम बदला था तो कुछ लोगों ने आकर छाती पीटी थी कि यह नहीं होना चाहिए। परंतु संतुष्ट इस बात की है कि संयोग से मेरा यह यहां पर पहला कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम तब हुआ है जब इस जगह का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर हो चुका। और एक और बात की संतुष्टि है कि इसका नाम औरंगाबाद इसलिए रखा गया था कि औरंगजेब की कब्र यहां इसी जिले में पड़ती थी। एक ढंग से सोचा जाए, आप सब लोगों ने चाहे पढ़ा हो कि जो मुगल वर्ड है ना, यह अंग्रेजी भाषा में भी है, जिसका अर्थ होता बहुत बड़ा, शानदार। जैसे कहते हैं ना मीडिया मुगल, जैसे किसी विषय का बहुत बड़ा हो। क्योंकि औरंगजेब के समय की जो मुगल सेना थी, इवन शाहजहां और जहांगीर के समय की, वो उस समय वर्ल्ड में सबसे पावरफुल एम्पायर माना जाता था। औरंगजेब की सेना अपने समय विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जिसके बारे में कहा जाता है 5 लाख की तो स्टैंडिंग आर्मी रहती थी, जहां आदेश करें चलने के लिए। 30,000 उनके पास हाथी थे और हजारों घोड़े थे। इसलिए मुगल शब्द अंग्रेजी तक में आ गया। मगर यह बिल्कुल सही बात है कि उसे चुनौती भी इसी महाराष्ट्र की धरती से मिली थी, और कब्र भी यहीं पर है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, वेदना तब होती है कि जिस व्यक्ति ने इतना अत्याचार किया, जिसने भारतीय संस्कृति के ऊपर इतना आघात किया, जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद उनका पूरा वंश, उसके बाद चाहे पेशवाई साम्राज्य, सबने संघर्ष करते हुए कितने बड़े बड़े बलिदान दिए। और जब ऐसे ऐसे लोग यहां सत्ता में आके बैठे, जो कोई उसको पातशाह गाजी जिंदा पीर कहता था, तो कोई आलमगीर कहता था, कोई रहमतुल्लाह अल सलेह कहता था, तो मन में वेदना होती थी। क्योंकि शिवाजी के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के बारे में लिखा। आप याद करिए, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां औरंगजेब का उल्लेख किया था।
तो बहुत से लोगों ने कहा था कि यहां पे औरंगजेब का, शिवाजी का उल्लेख करने की क्या जरूरत थी। जानते वहां क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि शिवाजी के कवि कविराज भूषण ने लिखा है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, और काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। परंतु इसके बावजूद उन लोगों को महान कहा गया जिनके अत्याचार की गवाह सिर्फ कहानियां नहीं, इस देश में लिखे हुए फरमान थे। परंतु कोई बात नहीं, एक और भी मैं संतुष्टि मानता हूं, इतना समय जरूर लगा आपके नगर का नाम बदलने में, मगर महान आत्माओं द्वारा अपने जीवन की जो आहुति दी जाती है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है। संभाजी नगर नाम तब बना जब भारत स्वाभिमान के साथ उभरता हुआ 21वीं सदी में दिख रहा था। जब हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के वर्ष में हुआ, यह अपने आप में संतुष्टि का विषय है। और यह तब बना जब उससे पहले भगवान राम की जन्मभूमि जो फैजाबाद कहलाती थी वो अयोध्या हुई। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम जो इलाहाबाद कहलाता था वो प्रयागराज हुआ। और उसके साथ जब यह हुआ, और इसी के साथ साथ भगवान राम का भव्य मंदिर भी उभरता हुआ दिखाई पड़ा, तो यह दर्शाता है कि महापुरुषों के नाम के ऊपर नगरों का परिवर्तन तब होता है जब कालचक्र की एक बड़ी गति उसे संकेत दे रही होती है। और एक और बात देखिए, यह स्वतंत्रता के उस अमृत महोत्सव वर्ष में हुआ, और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हमने क्या प्राप्त किया। अभी भागवत कराट जी उल्लेख कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले अमेरिका में थे, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन करने का मौका मिला। बहुत बिरले लोग ऐसे हैं, विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे लोग, जिनको अमेरिका में यह सम्मान मिला, 21 तोपों की सलामी मिली। और जब संसद के संयुक्त सत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो 79 बार तालियां बजी और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। यह सम्मान सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। वो क्यों है? क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों ने वह शक्ति उन्हें दी है जो स्पष्ट बहुमत की निर्णायक सरकार दी है। उस कारण से भारत आज उस स्थिति में जाकर वहां पर दिखा पाया है कि पूरे विश्व में क्या दिखाई पड़ रहा है। आप याद करिए, उससे पहले पूरब की तरफ देखिए तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता मोदी इज द बॉस, और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पांव छुए। हमें याद आता, मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि वो एक पाकिस्तान का व्यक्ति बोल रहा है अपने हालात को देख के, उसको पापुआ न्यू गिनी नाम नहीं याद आ रहा, कह रहा अरे वो कौन सा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने मोदी के पांव छू लिए। तो एंकर उससे कहता पापुआ न्यू गिनी, कहता अच्छा हाँ पपुआ है, पपुआ शायद। फिर कहता बताइए साहब, वो पपुआ का प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इनके पैर छू रहा, पांव छू रहा है, और एक हमारा वजीर आजम है दुनिया में जगह जगह जाके पांव पकड़ रहा, हमारे कोई पैसे नहीं दे रहा कि हमको मुक्ति मिल जाए। फिर आप देखिए, और तो और अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने जो मोदी जी की प्रशंसा की है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के ननिहाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी मोदी जी की तारीफ की है। मगर क्या बताएं, उनको अब भारत यानी जो उनका दधियाल है वो भी समझ में नहीं आता, और जो उनका ननिहाल है इटली, वहां का भी प्रशंसा समझ में नहीं आती। अब किसी का दिमाग ऐसा हो जाए, ऐसा बेहाल और बदहाल दिमाग हो जाए, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। परंतु मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस स्थिति में पहुंचा है, और आपने देखा कि अमेरिका के साथ जो इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण डील्स हुई, जिनमें क्या था कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए हैं। हमारी सरकार आने से पहले हम दुनिया के दूसरे बड़े कंज्यूमर थे, क्योंकि तब हम आबादी में दूसरे नंबर पे थे, अब तो पहले नंबर पे आ गए हैं। सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, पर आपको पता है कि इस देश में मोबाइल बनाने की फैक्ट्रियां कितनी थी? केवल 2, अब 240 है। अब हम सेकंड बिगेस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी हो गए हैं। और आज यह हाई एंड फोन एप्पल है, आईफोन 14 जो उसका लेटेस्ट मॉडल है, उसके 25% आईफोन भारत में असेंबल्ड हुए हैं, और वो फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट होकर आई है।
$2 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम थी, सेमीकंडक्टर चिप हमारे पास नहीं थी। तो अब मोदी जी की इस यात्रा से सेमीकंडक्टर चिप बनाने की फैक्ट्री भारत में बनने जा रही है, जिससे हम उसमें आत्मनिर्भर होंगे। हमारे यहां उच्च स्तर के लड़ाकू जहाजों के चेसिस तो बनता था, बॉडी पार्ट्स, एवियोनिक पार्ट्स बनते थे, पर जो इंजन होता है कि उसमें बहुत हाई प्रिसीजन क्वालिटी चाहिए और उसकी मेटलर्जिकल क्वालिटी भी बहुत हाई लेवल की चाहिए, वो नहीं बनते थे। तो अब जी कंपनी के साथ करार हुआ है, भारत में लड़ाकू जहाजों के अब इंजन भी बनना शुरू होंगे। और आपने देखा होगा प्रीडेटर ड्रोन, ये बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रोन है जो बहुत ऊंचाई तक जाके बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। चीन की सीमा पर सुरक्षा हो या पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा, उसमें प्रीडेटर ड्रोन का बड़ा भारी रोल होगा। और अब तो ये आर्म्स एंड एमुनिशन से भी लैस किए जा सकते हैं। वो प्रीडेटर ड्रोन भारत को देने का अमेरिका ने निर्णय लिया है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। भारत नेटो के बाहर का इकलौता देश है जिसको अमेरिका ने यह टेक्नोलॉजी देने का निर्णय लिया है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार की भारत की रक्षा, भारत की समृद्धि, और गूगल कंपनी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सेंटर फिनटेक सिटी अहमदाबाद में खोलने जा रही है। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो अकेले गूगल भारत में करने जा रहा है। यानी इतनी बड़ी बड़ी समृद्धि और सुरक्षा की व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी करके आ रहे हैं। 7 समुंदर पार से भारत के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस डील करके आ रहे हैं। और उसमें भी क्या महत्वपूर्ण बात है, ये सारी डिफेंस डील हम अमेरिका से कब करने में सफल हुए, जबकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है कि उससे कोई ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 1.966 मिलियन बैरल हमने इंपोर्ट किया है पिछले महीने। इसके बावजूद आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उस स्थिति में हैं कि रशिया कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, भारत तो हमारा पारंपरिक सहयोगी है। और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई, भारत हमारा रणनीतिक सहयोगी है। विश्व में ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित करने वाले मोदी जी ऐसे नेता बने जो न भूतो न भविष्य थी। तो उन्होंने कई डिफेंस डील की भारत की रक्षा के लिए, मगर आपने देखा वहीं एक दूसरी डिफेंस डील भी 3 दिन पहले आपने देखी, 2 दिन पहले, कहां, पटना में। वो भी एक डिफेंस डील हो रही थी। वो किस किस के बीच में हो रही थी, एक कोयला घोटाले वाले, एक शराब घोटाले वाले, एक भर्ती घोटाले वाली बुआ जी, और वो किसकी अध्यक्षता में बैठे थे, चारा घोटाले वाले की। तो अपने अपने गुनाहों का डिफेंस करने के लिए, अपने अपने घोटालों का डिफेंस करने के लिए वो सब भी एक डील कर रहे थे। तो आप सोचिए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत की रक्षा की डिफेंस डील हो रही थी, एक मजबूत शक्तिशाली भारत, और दूसरी तरफ अपने गुनाहों, घोटालों और भ्रष्टाचार की रक्षा की वो डिफेंस डील जिसमें एक मजबूर भारत दिखाई पड़े ताकि उसमें से अपना अपना हिस्सा लिया जा सके। यह भी एक जमीन आसमान का अंतर पूरे देश ने देखा। परंतु मैं याद दिला कि जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो परिवर्तन क्या आया, परिवर्तन यह आया कि स्वतंत्रता के बाद केवल वो 6 वर्ष आप अटल जी का दौर छोड़ दें तो कभी ईमानदारी से देश के गरीब, निर्धन, वंचित तबकों के हाथ में सत्ता की वास्तविक शक्ति का उजाला पहुंचे, वह प्रयास नहीं हुआ। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो ईमानदारी से कह रहा हूं। जिन लोगों ने कहा उन्होंने केवल जुमले और नारेबाजी की, क्योंकि इंदिरा जी ने 1970 में नारा दिया गरीबी हटाओ, और 2013 में कांग्रेस सरकार कहती है कि हम खाद्य सुरक्षा बिल ला रहे हैं। 43 साल में 37 साल उन्हीं की सरकार रही थी। यानी यह दर्शाता है कि ईमानदारी से काम नहीं हुआ, अन्यथा 37 साल में आप। दूसरी तरफ देश को विकास की जिस ऊंचाई पे, जिस गति से ले जाना चाहिए था, जो पोटेंशियल भारत में था, जो देश हमारे साथ स्वतंत्र हुए थे 1947 के आसपास, सोचिए वो कहां से कहां पहुंचे। जर्मनी डिवाइडेड, जर्मनी स्क्वांडर्ड, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी कहां पहुंचा। जापान तबाह हो गया था नागासाकी, हिरोशिमा में, जापान कहां पे पहुंचा। इजराइल जैसा छोटा सा देश, वो 1948 में 15 मई को बना, वो कहां पहुंचा। चाइना 1949 में आया, वो कहां पहुंचा। उसके मुकाबले हम कहां थे 2014 से पहले। तीसरी बात, हम एक ऐसे देश थे जिसके अंदर आत्मगौरव का बोध ही नहीं था। हम सदैव पुरानी चीजों को ही दिमाग में लिए हुए थे, और वो बातें किस प्रकार की थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, और 18 मई 2014 को लंदन से प्रकाशित होने वाले संडे गार्डियन अखबार, मैं लंदन का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि जो लोग आजकल लोकतंत्र और इस सब की बात करते हैं, थोड़ा वो इंग्लैंड अमेरिका का ज्यादा उल्लेख करते हैं, तो वो
जैसे एक लाइन और कह दूं, वो लोग हम लोगों से बहुत आरोप लगाते हैं कि साहब वो जब संघ के बारे में पूछते हैं स्वतंत्रता के समय, तो हमने कहा जी हम तो 51 में भारतीय जनसंघ बना था, 80 में भाजपा, तो 51 से आप पूछ सकते नहीं नहीं नहीं, आपका मात्र संगठन तो संघ है। हमने कहा हां जी ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर हमारा मात्र संगठन संघ है तो जब कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई, उसको स्थापित करने वाला एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, तो आपका मात्र संगठन तो अंग्रेज सरकार है। इसलिए मैं अंग्रेजों का ही अखबार कोट कर रहा हूं। संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा कि 18 मई 2014 को लिखा कि 16th of May 2014, यानी जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एट इट्स सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो स्पीच थी जो 14-15 अगस्त की रात को नेहरू जी ने दिया था आजादी के समय। ये नियति के साथ भारत का दूसरा मिलन था। और आगे वो लिखता है, इट शुड बी रिमेंबर्ड एज अ डे इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और उसको वो एक्सप्लेन करता है आगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो कांग्रेस का शासन लंबे समय तक रहा, वो अपनी विचार सोच में पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को लिए हुए थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है, और वो पूर्णतः स्वदेशी है। और ये बात ऐसे ही नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा वो जनादेश विचार को बदलने के लिए था। वो किस सीमा तक हमारे दिमाग में भरी हुई थी लीगेसी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारा बजट 2014 से पहले 28 फरवरी को प्रस्तुत होता था। अब मोदी जी ने आकर उसको 1 फरवरी कर दिया है। क्यों 28 फरवरी को होता था? इसलिए कि अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से वो चलता था। इंग्लैंड में जनवरी और फरवरी 2 ऐसे महीने रहते हैं जहां पर बर्फ पड़ती है और कोई कामकाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कामकाज शुरू ही मार्च से होता है। तो उन्होंने इस हिसाब से तय किया कि बजट का प्रस्तुतिकरण 28 फरवरी के आसपास या 1 या 2 मार्च को होता था। मगर हमारे यहां के मौसम के अनुसार तो यह नहीं है। हमारे यहां मध्य जून में मानसून आ जाता है। मानसून का एक बड़ा रोल है भारत में। दक्षिण भारत में तो जून के पहले सप्ताह में आ जाता है। तो अगर हम मार्च में बजट पास करते थे तो अप्रैल और मई 2 महीनों के अंदर, यानी बजट सत्र समाप्त होते होते तो अप्रैल आ जाता था, जहां जहां आवंटित बजट पहुंचना चाहिए था वो उस समय तक नहीं पहुंच पाता था। तो मोदी जी ने कहा अब यह विचार छोड़ो, और 1 फरवरी को होता है तो अब मानसून शुरू होने से पहले सब जगह बजट सही ढंग से पहुंच जाता है। और वो मानसिकता कैसी थी, याद करिए, अटल जी की सरकार आने से पहले तक 1998 भारत का पहला बजट था जो 11 बजे संसद में प्रस्तुत हुआ। इससे पहले सारे बजट 5 बजे होते थे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से एक परंपरा चली आ रही थी कि जब ब्रिटेन में सुबेरे के 12 बजे होते थे, यहां 5 बजे होते थे, इसलिए यहां 5 बजे होता था। सोचिए गुलामी की मानसिकता। 50 साल तक भारत अपना बजट अंग्रेजों के समय के अनुसार चलाता था। आप देखिए उसके बाद बदलाव और आया। अभी आपने देखा होगा पिछले वर्ष भारत की नौसेना का ध्वज बदला गया है। उसमें विक्टर क्रॉस होता था। क्यों होता था भाई? क्या जरूरत थी उस विक्टर क्रॉस की? और उसमें अब भारत की नौसेना का एम्बलम, जिसमें शन्नो वरुणः लिखा हुआ है, और उसके चारों तरफ जो एक हेक्सागोनल वो बना है जिसमें गोल्डन स्ट्रिप बनी हुई है, वो छत्रपति शिवाजी की नौसेना के सिंबल से लिया गया है। इसलिए अगर उस अखबार ने लिखा तो गलत नहीं लिखा था। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होती है। बीटिंग रिट्रीट पर जो बैंड बजता था वो क्वीन के सम्मान में बजने वाले गाने एबाइड बाई के ऊपर बजता था, आजादी के इतने साल बाद भी। अब उसे चेंज कर दिया गया मोदी जी के आने के बाद। अब वो उस धुन पे बजता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और इतना ही नहीं, कभी आप दिल्ली गए हो तो आप देखें इंडिया गेट के ऊपर जाके देखिए तो लिखा होगा, बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ किंग जॉर्ज विजिटेड इंडिया इन 1911 एंड इम्बोज्ड आर द नेम ऑफ दोज सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर के लिए जिन्होंने जान दी, सिर्फ उन सैनिकों का स्मारक था, भारत के सैनिकों का कोई स्मारक ही नहीं था। मोदी जी के आने के बाद वॉर मेमोरियल बना है। भारत के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनका भी सम्मान किया गया है। और इंडिया गेट के ऊपर 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही।
20 साल बाद भी आजादी के किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही और वो हटाने का काम हुआ और अब वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी। इवन आप याद करिए, आपके महाराष्ट्र में हमारी जब सरकार आई, पहली शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार 1995, उससे पहले विक्टोरिया टर्मिनस ही था। स्वतंत्र भारत में 50 साल तक विक्टोरिया टर्मिनस ही कहलाता था, फिर उसका नाम बदला गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक बड़े बदलाव का आगाज था वो बदलाव, और वो अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए अब राजपथ का भी नाम, जिसका नाम पहले किंग्स वे होता था, फिर बदल के राजपथ किया गया। तो सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन हुआ, भाव तो नहीं बदला, भाव तो राज का ही रहा, अब वो कर्तव्य पथ हो गया। और इतना ही नहीं हुआ भाई, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का क्या काम, तो अब वो भी अमृत उद्यान हो गया है। तो मैंने इसलिए कहा कि इन सारे परिवर्तनों के साथ जब आपके नगर का नाम बदला तो ये और संतुष्टि की बात थी। आप समझिए कि मोदी जी की सरकार किस विचार को बदलने के लिए आई थी, और वो विचार कहां से था। 15 अगस्त 2014 को आप उनका पहला स्पीच देखें तो उसमें 2 ऐसे पॉइंट थे जिनके बारे में कहा जाता है ये तो नॉन पॉलिटिकल है, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये तो किस बातों को उन्होंने क्या बातें बोल दी। एक था स्वच्छ भारत अभियान और दूसरा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा तो सामाजिक मुद्दे हैं, इसका राजनीति से क्या लेना देना। मगर मैं कह रहा हूं ये सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए, शासन बदलने के लिए नहीं आई थी, शासन की व्यवस्था बदलने के लिए नहीं आई थी, एक मानसिकता बदलने के लिए आई थी। और आप देखिए इतना बड़ा बदलाव आया। 9 साल पहले याद करिए, हाथ में किसी के कोई कागज का टुकड़ा रैपर होता था, जितनी आसानी से लोग इधर उधर फेंक दिया करते थे, अब लोग देखते हैं कि डस्टबिन या कूड़ादान कहां है, वहां जाके फेंकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अंतर पड़ा कि पिछले 9 वर्षों में नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में भारी बढ़ोतरी हुई है। और पहली बार पिछला एक ऐसा वर्ष आया है जब लड़कियों की संख्या नवजात शिशुओं में लड़कों से अधिक हुई है। और राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां यह बहुत ही स्क्यूड था यह अनुपात, वहां भी भारी सुधार हुआ है। इसका अर्थ हुआ है कि विचार सब तरफ बदलाव दिखा है। और आजादी के बाद हम लोग एक लंबे समय तक संघ का एक गीत था जो कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्त का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। उसको इंश्योर करने के लिए मोदी जी ने जनधन योजना घोषित की। 48 करोड़ लोग के पास आज जनधन अकाउंट है। और लोग कहते थे कि साहब अकाउंट खुलेंगे नहीं। माननीय भागवत कराट जी निश्चित रूप से यह विषय को जानते होंगे, ना आरबीआई तैयार थी ना फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार थी 2014 में। पर मोदी जी ने दृढ़ता के साथ कहा कि मुझे 31 मार्च 2015 तक 12 करोड़ अकाउंट चाहिए। उन्होंने कहा साहब 1-1.5 करोड़ से अधिक खोले नहीं जा सकते। मगर खुले तो लोगों ने कहा इसमें पैसा कहां से आएगा। मोदी जी ने कहा खोलो तुम अकाउंट, पैसा कहां से आएगा मैं बताऊंगा। फिर क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ और आज उन अकाउंट्स में 1,92,000 करोड़ रुपया उन अकाउंट्स में है। और उससे जानते क्या लाभ हुआ, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ तो एक दौर में भारत के एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचता है, अब 100 का 100 पैसा पहुंचने लगा। और आप सबने जरूर सुना होगा कि वो कहते थे 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचता, पर पूरा वक्तव्य नहीं ध्यान होगा आप लोगों को। जानते सदन में राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता है, तो वो घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। इसका अर्थ हुआ एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ जाते जाते 85% हाथ वालों के हाथ में पहुंच जाया करता था, वो अब रुक गया। और उसका प्रभाव क्या पड़ा कि आप समझिए कि उसके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की भारत सरकार का जो पिल्फरेज हो जाता था, यानी वो पैसा ऐसी जगह चला जाता था जो करप्शन में चला जाता था, वो बचा। वो कैसे बचा, 4-4.5 करोड़ ऐसे राशन कार्ड निकले जो सिर्फ कागज पे थे, वो व्यक्ति कभी थे ही नहीं। 1 करोड़ के आसपास ऐसी महिलाएं थी जो थी ही नहीं, उनके पेंशन ली जा रही थी। और तमाम ऐसी चीजें कि जो कि कभी सर्टिफिकेट पर ही थी और उनके द्वारा करप्शन हो रहा था। तमाम ऐसे गैस कनेक्शन थे जिनकी सब्सिडी दी जा रही थी और वो हकीकत में नहीं थे, वो सारी चीजें समाप्त हुई। फिर चाहे आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 50 करोड़ लोगों को हेल्थ का कवर देना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करानी हो, या फिर आप देखें कि ये जो एलईडी बल्ब्स थे, ये 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट कराए जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा थी। तो एक तो हुआ
कि हर व्यक्ति के हाथ में वह शक्ति पहुंचे जो उसकी जरूरत है। अब दूसरी चीज आती है विकास। अब विकास में हम कहां पर पहुंचे? आज समझिए 37 किलोमीटर पर डे भारत में सड़क बन रही है। 70 एयरपोर्ट थे हमारे आने से पहले, 140 एयरपोर्ट हो गए। हमारे आने से पहले केवल रेलवे का 30% से भी कम 25% इलेक्ट्रिफिकेशन था, वो 90% हो गया है। और एफिशिएंसी इस लेवल की आई है कि अगर देखिए भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना था तो पावर एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है ना। हमारी सारी पावर की आवश्यकताएं मेजॉरिटी कोयले से पूरी होती थी। अगर हम कोयले के द्वारा ही बिजली उत्पादन पे जाते तो महंगा भी पड़ता और प्रदूषण पे भी भारी प्रभाव पड़ता। परंतु मोदी जी ने आकर शुरू किया सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी के अलावा उन्होंने ग्रीन एनर्जी का एक टारगेट रखा था कि 2030 तक भारत का 40% पावर का प्रोडक्शन ग्रीन एनर्जी से होगा। और यह पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि वो टारगेट 8 साल पहले अचीव हो गया 2022 में। अब वो 2030 के लिए 50% कर दिया गया है। हो सकता है लोगों ने सोचा हो कि हम भी सोलर एनर्जी करेंगे, मगर इतना बड़ा परिवर्तन किसी ने नहीं सोचा होगा कि सोलर एनर्जी में जो परिवर्तन आया कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका लीडर भारत बना। अब आप यही देखिए कि विकास में हम उस सीमा तक पहुंचे कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और यह भी संयोग देखिए कि हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने जो कभी हम पे हुकूमत करता था। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र ही हम जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यदि भगवान ने चाहा तो चंद वर्षों में, अगले 5 साल में। और उससे भी अधिक संयोग देखिए कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन में जहां अंग्रेज कहते थे कि भारतीयों पे इसलिए हुकूमत करने की जरूरत है कि इन्हें राज करना नहीं आता, हम इन्हें बताएंगे राज कैसे होगा, वहां पर उनकी सरकारों में इतनी उठापटक हुई कि एक भारतीय आज राज करके उन्हें बता रहा है कि राज कैसे किया जा सकता है। परंतु क्या बताएं, हमारे कुछ अब अगला चरण आता है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं जब तक राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत नहीं हो। तो मोदी जी ने अगला काम किया राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करने का। और राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करने में यह सबसे पहली बात क्या थी कि हमारी सेना के पास पूरी शक्ति थी। मगर सेना के पास क्या स्थिति थी? यह बैरक ओबामा का बहुत स्टेटमेंट कोट करते हैं। बैरक ओबामा ने अपनी एक किताब लिखी है द प्रॉमिस्ड लैंड। उसमें 2010 की भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी के हवाले से उन्होंने यह लिखा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसलिए, आप देखिए उसके बाद बदलाव और आया। अभी आपने देखा होगा पिछले वर्ष भारत की नौसेना का ध्वज बदला गया है। उसमें विक्टर क्रॉस होता था। क्यों होता था भाई? क्या जरूरत थी उस विक्टर क्रॉस की? और उसमें अब भारत की नौसेना का एम्बलम जिसमें शन्नो वरुणः लिखा हुआ है और उसके चारों तरफ जो एक हेक्सागोनल वो बना है जिसमें गोल्डन स्ट्रिप बनी हुई है, वो छत्रपति शिवाजी की नौसेना के सिंबल से लिया गया। इसलिए अगर उस अखबार ने लिखा तो गलत नहीं लिखा था। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होती है। बीटिंग रिट्रीट पर जो बैंड बजता था वो क्वीन के सम्मान में बजने वाले गाने एबाइड बाई के ऊपर बजता था, आजादी के इतने साल बाद भी। अब उसे चेंज कर दिया गया मोदी जी के आने के बाद। अब वो उस धुन पे बजता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और इतना ही नहीं, कभी आप दिल्ली गए हो तो आप देखें इंडिया गेट के ऊपर जाके देखिए तो लिखा होगा बिल्ड इन the memory of King George visited India in 1911 and embossed are the name of those soldiers who have laid down their life for the service of the British Empire। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर के लिए जिन्होंने जान दी, सिर्फ उन सैनिकों का स्मारक था, भारत के सैनिकों का कोई स्मारक ही नहीं था। मोदी जी के आने के बाद वॉर मेमोरियल बना है। भारत के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनका भी सम्मान किया गया है। और इंडिया गेट के ऊपर 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही। 20 साल बाद भी आजादी के किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही और वो हटाने का काम हुआ और अब वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी। इवन आप याद करिए, आपके महाराष्ट्र में हमारी जब सरकार आई, पहली शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार 1995, उससे पहले विक्टोरिया टर्मिनस ही था। स्वतंत्र भारत में 50 साल तक विक्टोरिया टर्मिनस ही कहलाता था, फिर उसका नाम बदला गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं
कि एक बड़े बदलाव का आगाज था वो बदलाव, और वो अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए अब राजपथ का भी नाम, जिसका नाम पहले किंग्स वे होता था, फिर बदल के राजपथ किया गया, तो सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन हुआ, भाव तो नहीं बदला, भाव तो राज का ही रहा, अब वो कर्तव्य पथ हो गया। और इतना ही नहीं हुआ भाई, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का क्या काम, तो अब वो भी अमृत उद्यान हो गया है। तो मैंने इसलिए कहा कि इन सारे परिवर्तनों के साथ जब आपके नगर का नाम बदला तो ये और संतुष्टि की बात थी। आप समझिए कि मोदी जी की सरकार किस विचार को बदलने के लिए आई थी, और वो विचार कहां से था। 15 अगस्त 2014 को आप उनका पहला स्पीच देखें तो उसमें 2 ऐसे पॉइंट थे जिनके बारे में कहा जाता है ये तो नॉन पॉलिटिकल है, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये तो किस बातों को, उन्होंने क्या बातें बोल दी। एक था स्वच्छ भारत अभियान और दूसरा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा तो सामाजिक मुद्दे हैं, इसका राजनीति से क्या लेना देना। मगर मैं कह रहा हूं ये सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए, शासन बदलने के लिए नहीं आई थी, शासन की व्यवस्था बदलने के लिए नहीं आई थी, एक मानसिकता बदलने के लिए आई थी। और आप देखिए इतना बड़ा बदलाव आया। 9 साल पहले याद करिए, हाथ में किसी के कोई कागज का टुकड़ा रैपर होता था, जितनी आसानी से लोग इधर उधर फेंक दिया करते थे, अब लोग देखते हैं कि डस्टबिन या कूड़ादान कहां है, वहां जाके फेंकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अंतर पड़ा कि पिछले 9 वर्षों में नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में भारी बढ़ोतरी हुई है, और पहली बार पिछला एक ऐसा वर्ष आया है जब लड़कियों की संख्या नवजात शिशुओं में लड़कों से अधिक हुई है। और राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां यह बहुत ही स्क्यूड था यह अनुपात, वहां भी भारी सुधार हुआ है। इसका अर्थ हुआ है कि विचार सब तरफ बदलाव दिखा है। और आजादी के बाद हम लोग एक लंबे समय तक संघ का एक गीत था जो कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। उसको इंश्योर करने के लिए मोदी जी ने जनधन योजना घोषित की। 48 करोड़ लोग के पास आज जनधन अकाउंट है। और लोग कहते थे कि साहब अकाउंट खुलेंगे नहीं। माननीय भागवत कराट जी निश्चित रूप से ये विषय को जानते होंगे, ना आरबीआई तैयार थी ना फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार थी 2014 में, पर मोदी जी ने दृढ़ता के साथ कहा कि मुझे 31 मार्च 2015 तक 12 करोड़ अकाउंट चाहिए। उन्होंने कहा साहब 1-1.5 करोड़ से अधिक खोले नहीं जा सकते। मगर खुले तो लोगों ने कहा इसमें पैसा कहां से आएगा। मोदी जी ने कहा खोलो तुम अकाउंट, पैसा कहां से आएगा मैं बताऊंगा। फिर क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ, और आज उन अकाउंट्स में 1,92,000 करोड़ रुपया उन अकाउंट्स में है। और उससे जानते क्या लाभ हुआ, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ तो एक दौर में भारत के एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचता है, अब 100 का 100 पैसा पहुंचने लगा। और आप सबने जरूर सुना होगा कि वो कहते थे 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचता, पर पूरा वक्तव्य नहीं ध्यान होगा आप लोगों को। जानते हैं सदन में राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता है, तो वो घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। इसका अर्थ हुआ एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ जाते जाते 85% हाथ वालों के हाथ में पहुंच जाया करता था, वो अब रुक गया। और उसका प्रभाव क्या पड़ा कि आप समझिए कि उसके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की भारत सरकार का जो पिलफ्रेज हो जाता था, यानी वो पैसा ऐसी जगह चला जाता था जो करप्शन में चला जाता था, वो बचा। वो कैसे बचा, 4-4.5 करोड़ ऐसे राशन कार्ड निकले जो सिर्फ कागज पे थे, वो व्यक्ति कभी थे ही नहीं। 1 करोड़ के आसपास ऐसी महिलाएं थी जो थी ही नहीं, उनके पेंशन ली जा रही थी। और तमाम ऐसी चीजें कि जो कि कभी सर्टिफिकेट पर ही थी और उनके द्वारा करप्शन हो रहा था। तमाम ऐसे गैस कनेक्शन थे जिनकी सब्सिडी ली जा रही थी और वो हकीकत में नहीं थे, वो सारी चीजें समाप्त हुई। फिर चाहे आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 50 करोड़ लोगों को हेल्थ का कवर देना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करानी हो, या फिर आप देखें कि ये जो एलईडी बल्ब्स थे, ये 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट कराए जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा थी। तो एक तो हुआ कि हर व्यक्ति के हाथ में वह शक्ति पहुंचे जो उसकी जरूरत है। अब दूसरी चीज आती है विकास। अब विकास में हम कहां पर पहुंचे, आज समझिए 37 किलोमीटर पर डे भारत में सड़क बन रही है। 70 एयरपोर्ट थे हमारे आने से पहले, 140 एयरपोर्ट हो गए। हमारे आने से पहले केवल रेलवे का 30% से भी कम 25% इलेक्ट्रिफिकेशन था, वो 90% हो गया है। और एफिशिएंसी इस लेवल की आई है कि अगर देखिए भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना था
तो पावर एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है ना। हमारी सारी पावर की आवश्यकताएं मेजॉरिटी कोयले से पूरी होती थी। अगर हम कोयले के द्वारा ही बिजली उत्पादन पे जाते तो महंगा भी पड़ता और प्रदूषण पे भी भारी प्रभाव पड़ता। परंतु मोदी जी ने आकर शुरू किया सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी के अलावा उन्होंने ग्रीन एनर्जी का एक टारगेट रखा था कि 2030 तक भारत का 40% पावर का प्रोडक्शन ग्रीन एनर्जी से होगा। और यह पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि वो टारगेट 8 साल पहले अचीव हो गया 2022 में। अब वो 2030 के लिए 50% कर दिया गया है। हो सकता है लोगों ने सोचा हो कि हम भी सोलर एनर्जी करेंगे, मगर इतना बड़ा परिवर्तन किसी ने नहीं सोचा होगा कि सोलर एनर्जी में जो परिवर्तन आया कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका लीडर भारत बना। अब आप यही देखिए कि विकास में हम उस सीमा तक पहुंचे कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और यह भी संयोग देखिए कि हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने जो कभी हम पे हुकूमत करता था। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र ही हम जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यदि भगवान ने चाहा तो चंद वर्षों में, अगले 5 साल में। और उससे भी अधिक संयोग देखिए कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन में जहां अंग्रेज कहते थे कि भारतीयों पे इसलिए हुकूमत करने की जरूरत है कि इन्हें राज करना नहीं आता, हम इन्हें बताएंगे राज कैसे होगा, वहां पर उनकी सरकारों में इतनी उठापटक हुई कि एक भारतीय आज राज करके उन्हें बता रहा है कि राज कैसे किया जा सकता है। परंतु क्या बताएं, हमारे कुछ अब अगला चरण आता है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं जब तक राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत नहीं हो। तो मोदी जी ने अगला काम किया राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करने का। और राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करने में यह सबसे पहली बात क्या थी कि हमारी सेना के पास पूरी शक्ति थी, मगर सेना के पास क्या स्थिति थी। यह बैरक ओबामा का बहुत स्टेटमेंट कोट करते हैं। बैरक ओबामा ने अपनी एक किताब लिखी है द प्रॉमिस्ड लैंड। उसमें 2010 की भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी के हवाले से उन्होंने यह लिखा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसलिए उसे अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। इसका अर्थ यह था कि हमारी सेना के शौर्य में कोई कमी नहीं थी, केवल नेताओं की दृढ़ता में कमी थी। और स्थिति यह थी कि आप देखिए कहीं मोहल्ले की लड़ाई से लेकर इंटरनेशनल झगड़े तक, कॉन्फ्लिक्ट तक, हमेशा क्या होता है कि छोटा और कमजोर कहता है बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। मगर यहां एक उल्टी बात थी, बगल का मुल्क छोटा भी था, कमजोर भी था, हम बड़े भी थे, ताकतवर थे, पर हम कहते रहते थे वो हमें सता रहा है। हमारी एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज बन गई थी। मोदी जी ने आने के बाद उसको बदल दिया। अब उरी हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके बाद यह दिख गया कि अब वो कहता है कि भारत हमको आंख दिखा रहा है। और इतना ही बड़ा बदलाव नहीं आया, बदलाव यह आया कि हमने 9 साल में कोई पाकिस्तान से ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। और उसके बावजूद हम उस मुकाम में पहुंचे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके सांसद का वो बयान याद करिए कि उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट कोट करते हुए कहा, उन्होंने कहा मैं वहां पर था, शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। यह हमने हासिल किया, यह तो 1971 में भी नहीं देखने को मिला था। तो कुछ लोगों ने हम लोगों से कहा, एक बार टीवी डिबेट में लोगों ने कहा साहब अटल जी तो यह कहते थे कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, दोस्त बदल सकते हैं, तो मोदी जी ने तो नीति बदल दी। हमने कहा नहीं, नीति नहीं बदली है। मोदी जी ने यह बताया है, उन्होंने अटल जी की नीति को आगे बढ़ाया है। पहले हमने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो मोदी जी ने कहा पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं पर पड़ोसी को हैसियत में रख सकते हैं। और आज स्थिति यह है कि अभी आप मोदी जी की विदेश यात्रा पे इमरान खान का बयान याद करिए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जो भारत को स्वागत सम्मान मिल रहा है, अब बहुत साफ हो गया कि भारत पाकिस्तान के सीमा का विवाद जो कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता था वो अब सिर्फ भारत पाकिस्तान की सीमा तक रह गया। और हालत आज जानते हैं क्या हो गई है, वहां की खुद की हालत ये हो गई। आप सबने एक गाना सुना होगा, हम लोगों ने बचपन में बहुत सुना था, जागृति फिल्म थी 1954 की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इसी फिल्म की नकल पर
1955 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी बेदारी, जिसमें हूबहू इसी फिल्म के वर्डिंग से कॉपी करके गाना बनाया गया, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। आज वहां के लोग खुद उसके ऊपर एक पैरोडी बनाए हैं कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की, यहां तो क्लाशनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव आया भारत के सुरक्षा और स्वाभिमान को लेकर, और कई बार लोग चीन को लेकर बहुत बोलते हैं, तो मैं चीन के लिए भी याद दिला देना चाहता हूं, हमने मोदी जी के नेतृत्व में चीन को किस तरीके से डील किया। अभी आप देखिए उनकी अमेरिका यात्रा के समय चीन के लिए अमेरिका ने शी जिनपिंग के लिए तानाशाह शब्द का प्रयोग कर दिया, जिसको लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज की। धारा 370 को लेकर चीन ने जमीन आसमान एक कर दिया, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लाइन का प्रस्ताव नहीं ला पाया। यह भारत की कूटनीतिक दक्षता थी। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रोक पाया। शंघाई कारपोरेशन में मोदी जी ने आतंकवाद का विषय प्रस्ताव में इंक्लूड करा दिया, चीन नहीं रोक पाया। नेशनल सप्लायर ग्रुप में एनएसजी में हमें वेबर मिला, उसमें मनमोहन सिंह सरकार ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी, वो चीन नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चीन नहीं रोक पाया। और आप सोचिए आज चीन के थिंक टैंक कहते हैं कि चाइना इज फेसिंग इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानामेन स्क्वायर। 1989 में जो तियानामेन स्क्वायर पर नरसंहार हुआ था, उसके बाद के सबसे बुरे कूटनीतिक दौर में है, जो इन लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे बहुत से लोग मजाक में कहते हैं ना, अरे भाई मोदी जी तो अहमदाबाद में झूला झुला रहे थे शी जिनपिंग को। हमने कहा वो झूला तो अभी भी झुला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा ये बताइए आज डिप्लोमेटिकली चाइना के साथ कितने देश खड़े हैं? आप सिर्फ दो देशों का नाम ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, तीसरा देश नहीं बता सकते जो चीन के साथ खड़ा हो। और चीन का नक्शा देखिए, इधर है पाकिस्तान, उधर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान से झूला झूल रहे हैं, तीसरा उनको मिल ही नहीं रहा है, ऐसा झूला उन्होंने झुलाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारत का राष्ट्र गौरव, भारत का आत्म गौरव, वो सारी चीजें उस प्रखरता के साथ उभरी। और फिर इतना ही नहीं हुआ, कोई भी वो देश कितनी भी सुरक्षा, और फिर आप सोचिए गलवान में हमारी चीन के साथ झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, हाथापाई में, बगैर गोली चले। आपको बात गले के नीचे उतरती है, चीन ने तो अपने मारे गए सैनिक तो छोड़िए, किसी घायल सैनिक का भी आंकड़ा नहीं दिया। ये किसी के गले के नीचे उतरेगी कि हाथापाई की फाइट में 20 लोगों के प्राण चले जाएं और उधर से एक भी घायल ना हो। ये उसी को सही लग सकता है जिसके दिमाग में चाइनीज वायरस घुसा हुआ हो, या जिसका चीन के करार से प्यार में इतना इकरार हो कि वो चीन के खिलाफ तकरार की कोई बात बोलना ही ना चाहता हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक विकास से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, और फिर सुरक्षा भी किसी देश की स्थायी नहीं रह सकती जब तक उसमें आत्मगौरव का बोध ना हो। तो उस आत्मगौरव के बोध के लिए याद करिए जब वो पहली बार विदेश यात्रा पे गए, एक तो अगर आपको याद हो उनकी पहली विदेश यात्रा कहां की थी? पहली भूटान की और दूसरी काठमांडू की, नेपाल की। और जैसे वो पशुपतिनाथ जी के मंदिर से जिस वेशभूषा में निकले थे, त्रिपुंडी लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला, भगवान पशुपतिनाथ की अर्चना करके, किसी भारत के प्रधानमंत्री को कभी ऐसे देखा था? ये आत्मगौरव का भाव था। बिल्कुल निश्चित रूप से मुमकिन है, और आगे भी बहुत मुमकिन होता जा रहा है। और इसके बाद याद करिए जब वो पहली बार गए 2014 में, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को गीता भेंट की। तभी लोग गीता का विरोध किए थे, आज गीता प्रेस का विरोध कर रहे हैं। तो ये एक अलग बदलाव का प्रतीक था। और याद करिए, जानते जैसे अभी कहा गया मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन जानते हैं क्या क्या हुआ? जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो हम लोग भी उस जमाने में कॉलेज में आई गए थे, सब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह एक एक घटना याद है। तो कहा जाता था अरे अगर राम मंदिर बनने लगा तो मिडिल ईस्ट के देश भारत को पेट्रोल देना बंद कर देंगे। यही कहा जाता था ना कि अरब देश पेट्रोल नहीं देंगे। आज श्री राम जन्मभूमि का मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, और मिडिल ईस्ट के 4 देशों ने अपना
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है, जिसमें सऊदी अरब भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, पैलेस्टीन भी है, बहरीन भी है। यह होता है कि यदि आप ईमानदारी से और दृढ़ता के साथ चलें तो मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है, यह आपको समझ में आना चाहिए। यह बदलाव आया है। और जब आत्मगौरव की बात आई तो आप देखिए, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, चाहे महाकाल का कॉरिडोर, चाहे केदारनाथ, चाहे श्री राम जन्मभूमि, ये सारी की सारी चीजें, ये बदलाव और भारत के इतिहास में जो मुगलों का इतिहास था वह वास्तविकता में अब जाके इतिहास का पात्र बना है, वरना वो हमेशा वर्तमान में ही रहता था। और यह भी आप बात समझिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिसे झुठलाने का प्रयास किया जाता था, तो उन्होंने चाहे विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाना हो, या गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान का वीर बाल दिवस मनाना हो, या 26 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने जिस दिन संविधान फाइनल किया था उस दिन संविधान दिवस मनाना हो, ये सारी की सारी चीजें, और चाहे 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर शौर्य दिवस मनाना हो, ये सारी चीजें जो भारत के आत्म गौरव को साथ में रखने वाली थी, उन सारी चीजों को ईमानदारी और प्रबलता के साथ आगे रखने का काम किया, तो भारत तब उभर सकता था। मगर आज चुनौती उसमें से भी मिल रही है। कहां से चुनौती? जैसे मैंने वहां बात कही थी कि पटना में ये घटनाएं चल रही हैं, 23 जून को चली, ये घटना याद दिलाती है कि ये 25 जून के कितने नजदीक थी। ये 25 जून जिस दिन आपातकाल लगाया गया था इस देश में, वही शक्तियां जिन्होंने आपातकाल लगाया था, वही आज भारत के विकास, भारत के जन कल्याण और भारत के गौरव की जो यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको अवरुद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। और आज जैसा कि अभी भागवत कराट जी ने कहा, आज याद रखने की बहुत जरूरत है। क्यों याद रखने की जरूरत है? क्योंकि अब आधी से ज्यादा तो आबादी ऐसी है जिसको कि उसकी स्मृति नहीं है। हम लोगों को स्मृति नहीं है, हम लोगों के होश संभालने से बहुत पहले की बात है। इसलिए आज याद दिलाने की जरूरत है कि जो लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या और इस प्रकार की बात, वो दिन क्या था और वो पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, इसको आप कल्पना करिए। भारत के इतिहास में